क्या क्या अभी पढ़ चुके हैं? यार मोदी का भाषा मोदी का सब लास्ट करके मोदी डॉक्टर जैसे किस चैप्टर में हम लोग पढ़े? जैसे विदेश विदेश नीति। जैसे उसकी नेचर इसको प्रिपरेशन हो गई थी, स्टार्वेशन हो गया अमेरिका, और भारतीय विदेश नीति की डिप्लोमेसी भी पढ़े थे ना हम लोग। डिप्लोमेसी की भारतीय विदेश नीति के आवश्यक तत्व कौन कौन वो पढ़ा गया है। गुटनिरपेक्षता, सहअस्तित्व और सहयोगी क्षेत्रवाद। फिर इसके बाद सर क्या पढ़ रहे थे? भारतीय विदेश नीति की बदलती प्रवृत्तियां या न्यू ट्रेंड्स, जो चेंजेस आए, यस सर। कैसे कैसे चेंजेस हुए हम लोग पढ़े कि जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ और हुआ। फिर इसके बाद मोदी सरकार की विदेश नीति। उसी में आते आते हम लोग लास्ट में गुजरात सिद्धांत पढ़े कि मोदी सरकार की मतलब 2014 के बाद मोदी डॉक्ट्रिन को इन्होंने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया, और उसमें हम लोग 8-10 पॉइंट बताए थे कल ना। यस सर। एस जयशंकर जी ने जो विदेश मंत्री हैं उसको वो लेके चल रहे हैं कि इन पॉइंट पे हम ज़्यादा वो करेंगे। सर नागरिक परमाणु समझौता क्या है? जो नागरिक परमाणु समझौता है उससे हुआ था अमेरिका से। सर इसमें क्या नागरिकों बता रहे हैं ये अमेरिका से जो समझौता हुआ था 4-5 में, तो 5 में हुआ तो उसी का नाम दिया गया था। इसमें 2x2 समझौता भी इसको बोला जाता है। तो इसमें अमेरिका से जब समझौता हुआ था कि हम परमाणु शक्तियों को अपने बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ रिएक्टर पर काम करेगा 3 चीज़ों के लिए हुआ, उसी का नाम होगा ना। 4 या 5 का वह लिखा गया है, तो कम लिखा गया 4 में भी 5 नागरिक परमाणु समझौता। तो उसको 2x2 भी कहते हैं समझौता जो हुआ था मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद जस्ट 2004 में हुआ, फिर अगला चुनाव हुआ था, फिर 9 तक फिर यूपीए शासन आया था। तो ऐसी चीज़ें जो उसमें परमाणु समझौते में उसका नाम दिया गया था नागरिक परमाणु समझौता। जैसे भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किया है ना, सीटीबीटी भी किया, तो कोई ऐसा सैन्य वो करता है कि इस पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है, लेकिन ऐसे कामों के लिए वो परीक्षण कर सकता है, समझौता कर सकता है जिसपे हमारे विकास से संबंधित मुद्दे। जैसे भारत में बहुत से परमाणु रिएक्टर बने हैं, जैसे कोई रूस की सहायता से बना है, कोई अमेरिका की सहायता से बना है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे कहीं और, जैसे कई है ना, कैगा है परमाणु रिएक्टर है। उत्तर प्रदेश में कौन है? नरोड़ा, ये सब है जो। और अभी एक तमिलनाडु में था, क्या नाम है, जहाँ अभी विवाद हुआ था, सब वहाँ के क्षेत्रीय लोग विरोध कर रहे थे कि इससे जो परमाणु रिएक्टर बनेगा तो इससे रेडिएशन होगा। इन सब क्षेत्रों के लिए हम समझौता कर सकते हैं। और इस समय ये जोर दिया जाता है कि अपनी ऊर्जा की जरूरतों को हम किससे ज़्यादा पूरा करें, नवीन ऊर्जा से। तो उसमें क्या होता है, परमाणु ऊर्जा जो आती है वो नवीन ऊर्जा में आती है, क्योंकि इससे होता है कि प्रदूषण नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा नवीन ऊर्जा का प्रयोग कौन करता है, कौन सा देश? फ्रांस। फ्रांस जो है वहाँ जितनी ऊर्जा उसको जरूरत पड़ती है उसका अधिकतर भाग कहाँ से लेता है? परमाणु ऊर्जा से, फ्रांस। भारत में तो बहुत कम है, 7-8% था, अभी डाटा था, कुछ बड़ा होगा। यहाँ तो तापी बिजली से होता है, पन बिजली से होता है, अन्य चीज़ों से। इसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह के समझौते कर सकते हैं। जब हम इनका संबंध पढ़ेंगे उधर अगर बीच में आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग ट्रीटी भी पढ़ेंगे लास्ट में, 1-2 दिन टाइम बचेगा। जितनी संधियाँ मेन है, सीटीबीटी हुई, एनपीटी हुई और से सब संधि हुई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय विधि इन दोनों का सोर्स क्या है? संधियाँ ही होती है पहले, इसके बाद तो फिर बना संयुक्त राष्ट्र बना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, ये सब चीज़ें कब? उसके बाद उन्हीं सब संधियों से लेते ही बने। जैसे जब मैं बताया कि द्विध्रुवी व्यवस्था थी, द्विध्रुवी व्यवस्था कैसे हुई? एक तरफ नाटो बन गया,
एक वर्षा की संधि हुई, ये सब संधियाँ हुई हुई ना। और जितने भी देश हैं जिनसे भी संबंध रहता है किस पे वो करती हैं, कोई ना कोई उनकी समझौता हुआ रहता है, कोई ना कोई संधि हुई रहती है। जैसे भारत पाकिस्तान का भी संबंध पढ़ेंगे तो हम लोग कई संधि हुई, तो भारत तो पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था, लेकिन जब बस शिमला समझौता हुआ और आगरा में बात आ गई, उन चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। आज संख्या बड़ी कम है। हाँ पेपर, अब पेपर चलेगा तो कंटिन्यू, अभी बीए का होगा तो और बच्चे कम हो जाएंगे, अभी जो बीकॉम का चल रहा है। चलिए आज हम लोग देखते हैं, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक एक देश का शुरू करते हैं। ठीक, भारत नेपाल संबंध पढ़ लिया है, भारत नेपाल पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद से बांग्लादेश या पाकिस्तान जो भी आगे देखते हैं, चीन, क्योंकि हम लोग सिलेबस में भी है कि भारत और उसके पड़ोसी देश, इन जितने पड़ोसी देश हैं इनको एक बार सबको देख लिया जाए। तो नेपाल से हमारा कैसा संबंध रहा है? पूर्ण ही याद कर रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ विवाद हो जाते हैं। नेपाल से वो बिंदी भी रहती है, संबंध वैसे भी लिखा जाता है और आदान करने को वैसे भी लिखा जाता है। इंडियन नेपाल रिलेशन, जैसे भारत का मैच है सभी ऐसे आया, लगभग ऐसे हो गए, ठीक, इधर चलाता है। तो नेपाल कहाँ रहता है? ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग नेपाल है। ये क्या है? देखिए हमारे चारों तरफ से घिरा है, इधर इधर उत्तराखंड, इधर यूपी बिहार, इधर अन्य सब सिक्किम में हो जाता है, और इधर कौन है? चीन। तो ये दो ही देशों में घिरा है मेन रूप से, दो बड़े, इसको सीधे से सीमा नहीं लगती, बस दो देश, भारत और चीन, और एक भू आबद्ध देश है स्थलादुल जिसको बोलते हैं, लैंड, भू आबद्ध बीच, मतलब जमीनों से ये इसके यहाँ कोई वो नहीं है, हाँ जल का स्रोत, समुद्र का, और दो ही देश थे। ये अगर दो देशों से चीन और इंडिया, इन्हीं से अपना संबंध अच्छा रखे तो इसका काम चल सकता है। लेकिन छोटा देश होने के बाद जब ये होता है ना, पड़ोसी कमजोर है या तो ज्यादा लोगों की नजरें उस पे रहती है, ऐसे देशों को। और एक चीज इसमें, ये देश इतना छोटा होते हुए भी औपचारिक रूप से कभी गुलाम नहीं रहा, कभी यह औपचारिक रूप से गुलाम नहीं रहा है। पूछा जाता है क्वेश्चन ना कि कौन सा देश कभी गुलाम नहीं रहा। जैसे अंग्रेज आए, अधिकतर देश उनके उपनिवेश बन गए थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े देश अमेरिका से लेके इंडिया तक सभी देश क्या थे? उनकी अंग्रेजों के उपनिवेश। गुलाम शब्द यूज ना किया जाता, उपनिवेश शब्द, उपनिवेश का मतलब समझ रहे आप लोग ना, वो क्या करने आए थे? हमारे व्यापार करने आए थे, हमारे यहाँ निवेश करने आए थे, लेकिन वो निवेश करते करते शासन करने लगे। हमारे आए थे कि हम व्यापार करेंगे, लेकिन वो व्यापार के साथ साथ शासन की भी शक्तियाँ धीरे 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 लेते गए। उनकी नीति क्या थी? फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल्स। इसी तरह नेपाल से भारत का संबंध हमेशा अच्छा रहा है। एक तरह से पहले कहिए तो बहुत पहले की बात हो तो नेपाल भारत का हिस्सा है, लेकिन जब से ब्रिटिशर आए और सब चीज़ें आने लगी, तब से अंग्रेजों ने इस पे कहीं न कहीं हर जगह, और भारत के जितने संबंध हैं,
सीमा है, किन्होंने बनाया? अंग्रेज अंग्रेज बनाए गए, अंग्रेज ही बनाए गए। यहाँ तो पाकिस्तान हमारा ही देश था, बांग्ला इंडिया का ही पार्ट था। और उधर और आगे जाएंगे मध्यकाल में तो अफगानिस्तान तक वो था, जिसे काबुल उबुल आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, सब किसके पार्ट थे? इंडिया के। श्रीलंका तक था। और हमारे जब हम कोई संबंध पढ़ेंगे तो उसकी पृष्ठभूमि में देखते हैं, मिथोलॉजी के अनुसार भी देखते हैं, जैसे हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं और जो हैं उनके अनुसार, ठीक, उनके अनुसार भी देखते हैं। तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में कि भारत से नेपाल का संबंध जो है बहुत पुराना है। ये माना जाता है कि जो रामचंद्र जी है, भगवान राम, उनकी शादी कहाँ हुई? जनकपुर में। उनसे तो हमारा संबंध बहुत पुराना है। तभी से देखिए आज भी उसी को देखिए, उस चीज़ को गवर्नमेंट वो कर रही है। रामायण एक्सप्रेस चलाई है जो भारत से नेपाल तक जा रही है, और जितने रामायण से संबंधित स्थल हैं उन पे वो यात्रा करा रही है। उस चीज को आज भी मतलब उसको जोड़ा जा रहा है, दोनों को, संस्कृति प्लस आधुनिकता में दोनों चीजों को जोड़ा जा रहा है। जो संस्कृति पहले से थी और प्लस इस समय आधुनिक समय भी उसको जोड़ना है। रामायण एक्सप्रेस चलाई जा रही है और भी समझौते हो रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। उनसे भी संबंध, वो भारत में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, भारत में उनका सब उपदेश दिए, यहीं रहे, उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, यही हुआ। तो जो एरिया थी, जो ये सब एरिया है एक तरह से ये वही क्या आपने उस समय भारत और सांस्कृतिक रूप से हमारा नेपाल से सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छा है। बहुत धर्म का नहीं है, लेकिन वहाँ जैसे हमारे ये माना जाता है कि नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, लेकिन वहाँ संविधान लागू होने के बाद वो भी सेकुलर हो गया। लेकिन वहाँ भी भारत के बाद अगर कहीं जनसंख्या सबसे अधिक अगर धार्मिक रूप से देखें तो वहाँ भी लगभग 80% हिंदू। इंडिया भी लगभग 80% है। इस तरह भारत और नेपाल का संबंध जो पहले से ही बहुत अच्छा रहा, लेकिन बीच बीच में लेके चीज को चीजें बदलती रही। एक बार ऐसे युद्ध हुआ, भारत आंग्ल और नेपाल युद्ध, आंग्ल और नेपाल युद्ध हुआ। जैसे अंग्रेजों और नेपाल के बीच में, उसको आंग्ल नेपाल युद्ध कहते हैं। वो 1814 के आसपास हुआ, 1415-1416, ठीक। उस युद्ध में लड़ाई हुई दोनों और अंग्रेजों की विजय हुई। लेकिन अंग्रेज जो थे एक संधि हुई उस समय, सुगौली की संधि जिसको कहते हैं, 1815 में हुई, लागू हुई 16 में लागू। उस संधि से लेके मतलब हम जब इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे वर्तमान में, तो मेन शुरुआत कहाँ से होती है? सुगौली की संधि से होती है, नेपाल संबंध की। और पौराणिक वाली चीज़ें तो मान लीजिए ठीक है, उसको हम दिखाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप जिस भी हो, जहाँ की मिथोलॉजी हो, जिस धर्म का हो, प्राचीन ग्रंथों में कोई भी चीज़ आप करते हैं ना कि हमारे ऋग्वेद में है, गीता में है, उसको तो पृष्ठभूमि में दिखा लेंगे। लेकिन उसके बाद से है जो नियम कानून है, जैसे कहाँ शुरुआत होती है? 1814 से सुगौली की संधि हुई, जिसमें ये बताया गया कि भारत की सीमा कहाँ से कहाँ तक रहेगी। जैसे ये वाला एरिया है तो कहाँ से कहाँ तक रहेगी। अब वर्तमान समय में भी अभी आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि नेपाल को लेके शारदा नदी है और लिपुलेख दर्रा है, उसको लेके विवाद चल रहा है। और इस विवाद में कौन शामिल रहता है? चाइना रहता है। और भारत नेपाल के संबंध में एक संधि हुई, समझौता हुआ था 1950 में। एक समझौता हुआ फिर 1950 में, जिसमें भारत नेपाल की तरफ से नेपाली प्रधानमंत्री और भारत की तरफ से उस समय के जो राजदूत थे उन्होंने साइन किया था। उस संधि में जो 1950 की संधि थी, ये
ये बताया गया कई चीज़ें हैं। आज जो चल रही उसी को लेकर आज जो विवाद होता है भारत नेपाल का, उसी को लेकर होता है। उसमें कई चीज़ें कि भारत जो अपना व्यापार करेगा, नेपाल भारत वो अधिकतर व्यापार किससे करेगा? भारत से करेगा। और जो कहीं से भी व्यापार होगा तो भारत के माध्यम से होगा। तो इसका बार बार इसको नेपाल क्या करता है? विरोध करता है कि भारत का ये हस्तक्षेप है, भारत का ये हमारे यहाँ हस्तक्षेप है। और इस चीज को चीन जो है और वो करता है। और वहाँ पे बीच बीच में माओवादी सरकारें आती हैं जो साम्यवादी होती है, माओवाद से प्रेरित होती है। और चाइना में कैसी सरकार रहती है? चाइना की विचारधारा क्या है? साम्यवादी। उसको लेके और करते हैं उनसे। जैसे बीच में कोई ना, इस समय जो है प्रधानमंत्री कौन है वहाँ? के पी शर्मा ओली। अभी चुनाव उन्होंने जीता, फिर चाइना के साथ कई उन्होंने समझौते किए। चाइना की यात्रा भी की। चाइना की यात्रा जैसे पहले होता था कि नेपाल का कोई रहता था, पहली यात्रा भारत के करते थे, भूटान की भी, क्योंकि उनसे हमारा संबंध सांस्कृतिक रूप से भी बहुत अच्छा है। लेकिन बीच बीच में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और एक चीज़ विवाद का कारण होता है, ये तराई क्षेत्र है इधर, जिसे इस एरिया में ये सब एरिया जो होता है, हम लोग ये सब क्या है, सिद्धार्थनगर ये पूरा बिहार तक चंपारण बारण जो एरिया है, कैसा बेल्ट है, इसको तराई बेल्ट बोलते हैं। और ये एरिया नेपाल तक है। इधर नेपाल में जो इधर से जाके लोग बस गए हैं उनको मधेसी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? मधेसी। और वहाँ पे दो कम्युनिटी को लेके होती है, एक तो ये लोग हैं मधेसी, और ऊपरी क्षेत्रों में वहाँ कौन रहते हैं? पहाड़ी लोग। पहाड़ी थारू वहाँ जनजाति होते हैं भी। इन लोगों को लेके भी, अधिकारों को लेके बार बार टकराव होता रहता है। जब संविधान भी बना भी आगे बढ़ते हैं, बताते हैं, तो उसमें भी लेके उस समय बहुत विवाद हुआ था। मधेसियों का आरोप था कि हमको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मधेसियों का आरोप था कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। या तो मधेसियों को पूरे स्टेट को उनकी जितनी संख्या एक में कर देंगे तब वो मजबूत रहेंगे वहाँ। अगर बांट दिया जाए आधा दूसरे में, आधा दूसरे में, तो पहाड़ी लोग तो आगे हो जाएंगे। जहाँ जनसंख्या हो जाए ठीक, जैसे समुदाय के हिसाब से, तो वो लोग आगे हो जाएंगे। फिर इस चीज़ को लेके भी विवाद होता रहता है। अधिकतर जितने मधेसी हैं उनका संबंध भारत से ज़्यादा है, उनकी रिश्तेदारी उनकी। और नेपाल ऐसा देश आप लोग जानते हैं कि कोई बीचा को नहीं है वहाँ, खुला हो। लेकिन फिर भी चौकसी समय समय पर रखी जाती है, क्योंकि जितनी यहाँ घटनाएं होती हैं, कहाँ से सब होती हैं? अवैध तस्करी हो या टेररिस्ट एक्टिविटी हो, कहाँ से आप? नेपाल से। पहले सब नेपाल भागते हैं। यहाँ के जो अपराधी होते हैं, भागना होगा पहले नेपाल भागेंगे, फिर वहाँ से यहाँ भागना होगा भागे। ये तो पृष्ठभूमि हो गई, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, भारत और नेपाल का संबंध भारत और नेपाल का संबंध सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बहुत मजबूत रहा, बहुत मजबूत रहा। हो गया? आगे नोट करिए। नेपाल चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, नेपाल की स्थिति का अर्थ है, नेपाल चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ भू आबद्ध देश,
भू आबद्ध या भू आबद्ध देश है, या स्थलरुद्ध भी कर सकते हैं। चारों तरफ से कैसे गिरा? स्थलों से गिरा। जैसे इस तरह के देश रहते हैं तो उनको जानते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से देखना होता है, और इनके यहाँ अर्थव्यवस्था जो और भी चीजें होती है उनका चांस होता है। जैसे समुद्र है, समुद्री मार्ग से भी उनकी यातायात होता है। जैसे भारत का एरिया क्या है, नीचे वाला ये सब समुद्र है ना। इधर समुद्री सत्ता क्षेत्र होता है, जितने नाट्यम मिल का हो उसको बनाया जाता है। इधर क्या होता है, भारत का मत्स्य उद्योग हुआ, मछुआरों से और भी समुद्री चीजें होती हैं। तो सी फूड का बहुत चलन बड़ा आएगी, जिस समुद्र से प्राप्त होने वाली जो चीजें हैं उनके खाने पीने का। और इस एरिया में पहले से ही क्या यातायात के साधन बहुत अच्छे थे। इस एरिया में क्या होते थे, यातायात के साधन। जैसे भारत की खोज हुई तो भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। किस रास्ते से आया था? जल से ही आया था। तो समुद्र के रास्ते आज भी जितनी बड़ी जहाजें हैं, माल की ढुलाई होती है, किन रास्तों से होती है? जल मार्ग से होती है। तो नेपाल के पास तो ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है ना, यहाँ है तो ऊपर चीन है, नीचे इंडिया है, बंद है। या तो इंडिया के माध्यम से वो करे, या तो चाइना के माध्यम से करे। तो जो 1950 की संधि हुई थी इसलिए कि अधिकतर जो व्यापार होता है कहाँ आता है, कहीं इंडिया आता है, फिर जाता है। आप लोग अगर इसमें से कोई गया है नेपाल? जी सर। सोनौली बॉर्डर से जाएंगे तो वहाँ देखेंगे बहुत से ट्रक और इतने सब गुजरते रहते हैं। अभी तो जागृति वाले बच्चे वहाँ गए थे, दूर गया था। आप लोग गए थे? कुछ बच्चे गए थे जैसे जागृति वाले कंपनी में। तो जो चीज़ें वो बनने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं वो नहीं मिल पाती है लैंड लॉक होने से, लाख होने से। वैसे आपको संसाधन मिलेगा यातायात का, मछली उत्पादन का, अन्य जितने चीज़ें समुद्र से उत्पादन हो रही है, खासकर नमक उमक का। नमक को लेके भी उसमें हुआ है, भारत के समझौते में वहाँ उसको नमक देने को कहा है, क्योंकि वहाँ पे जो रोग होता था आयोडीन की कमी से घेगा रोग जिसको बोलते थे। तो भारत से समझौता हुआ है, भारत नेपाल समझौता किया कि हम आयोडीन मुक्त नमक नेपाल को देंगे। आगे कभी कराएंगे तो मिलेगा, नोट करेंगे उसको पढ़ाएंगे। तो इसमें चलिए आगे नोट करिए। हो गया, चारों तरफ से खींचा हुआ है कि यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह दो बड़े स्थित है, यह दो बड़े एशियाई देशों से घिरा हुआ है। दो बड़े एशियाई देशों से घिरा हुआ है। दो बड़े एशियाई देशों से घिरा हुआ है। पूर्व एवं पश्चिम में भारत से, पूर्व एवं पश्चिम में भारत से, उत्तर में तिब्बत, कोष्टक में चीन लिख लीजिएगा। जैसे व्यवहारिक रूप में तो किससे गिरा है, चीन से ही है, लेकिन औपचारिक रूप में भी तिब्बत का हुआ है ना। उत्तर में तिब्बत, कोष्टक में चीन लिख लीजिए, इससे नेपाल गिरा हुआ है। दो बड़े देशों के बीच स्थित होने के कारण इसे बफर स्टेट, इसे
इसे मध्यवर्ती राज्य या कोष्ठक में क्या लिखेंगे? बफर स्टेट कहा जाता है। दो बड़े देशों के बीच स्थित होने से इसे मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट कहा जाता है। ये हो गया नेपाल की भौगोलिक स्थिति और होगी थोड़ा सा। अब पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लीजिए थोड़ी सी। नेपाल भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। दोनों देशों के बीच जनसंख्या, आकार, संसाधन, जनसंख्या, आकार, संसाधन, विकास आदि में बहुत अंतर होने के बावजूद भारत से मधुर संबंध है। भारत से मधुर संबंध है। देखिए दोनों देशों के बीच में इतना अंतर है, चाहे वो हमसे हर चीज में, अब हम विश्व के 7वें बड़े देश हैं आकार में, जनसंख्या में तो पहले पा चुके हैं, लेकिन हमसे नेपाल जनसंख्या में तो हमें बहुत छोटा देश है। उसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़, और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है विकास में इतना दुर्गम क्षेत्र है। कुछ तो मैदानी इलाके हैं जो भारत के किनारे हैं, ठीक है थोड़ा, और जितने ऊपर जाएंगे वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत दुर्गम क्षेत्र है। वहाँ विकास होना, वहाँ पे हवाई से यात्रा करना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, हवाई अड्डे कम है वहाँ। देखेंगे आप लोग नेपाल में जो घटनाएं प्लेन की ज़्यादा होती है, प्लेन क्रैश हो जाते हैं। वहाँ जो भी संसाधन वो करता है भारत करता है, लेकिन इस बीच में चीन की नज़र है उस पर कि वो अपने संसाधनों के हिसाब से उसको क्या ही करना चाहता है कि अपने नेपाल में एक स्थान बनाना चाहता है कि नेपाल में रहेंगे हम, भारत की निगरानी करने में और चीज़ों में हमको सुविधा होगी। आगे नोट करिए, उसी में नोट करिएगा। ब्रिटिश सेना के लिए नेपाल में गोरखा नौजवानों की भर्ती 1947 तक होती रही। नेपाल ब्रिटिश सेना के लिए गोरखा नौजवानों की, जो वहाँ पे गोरखा जनजाति होते हैं, एक तरह से वहाँ के लोग, आज भी यहाँ पे देखेंगे भारत में होटलों में आज भी सेना में उनकी होती है, लेकिन ब्रिटिश सेना की बात हो रही है। ब्रिटिश सेना में गोरखा नौजवानों की भर्ती 1947 तक होती रही। 1947 तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए तब तक ब्रिटिश सेना क्या करती थी? गोरखा लोगों को अपने सेना भर्ती करती थी। और देखिए आज भी भारत में कोई फॉर्म निकलता है तो आप लोग देखते हैं लिखा रहता है भारत का नागरिक अथवा नेपाल का नागरिक, भूटान का नागरिक, पता है ना?
अगर इतना घनिष्ठ संबंध, इतना विश्वास बात तो नहीं रहता विश्वसनीय दोनों देशों में, तो ऐसा होता नहीं। आज भी इंडियन आर्मी में गोरखा बटालियन है, डोगरा बटालियन है ना, कि जो कि नेपाल में पाई जाती है। भारत में भी वो लोग हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो ये सब एरिया है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, ये सब इतना एक दूसरे से लगा हुआ है। तो जो वातावरण और मौसम वहाँ है, रहने खाने पीने की चीज़ें वहाँ सेम हो है, दोनों एक दूसरे से एकदम लगे हुए हैं। तो उन चीज़ों को भारत में भी उन लोगों को छोड़ी नहीं थी। सांस्कृतिक रूप से इतने जुड़े हैं कि पता ही नहीं लगेगा कि हम नेपाल के हैं कि इंडिया के। इन चीज़ों को धीरे 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 अब चाइना की इस पे चाइना क्या करना चाहता है हमेशा से, भारत के चारों तरफ अपनी सैन्य शक्तियों को करना चाहता है। कहीं श्रीलंका को वो करता है मदद, कहीं बांग्लादेश को करता है, कहीं पाकिस्तान संबंध आप लोग पढ़ेंगे जब हम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में बंदरगाह बना रहा है, सड़कें बना रहा है, यहाँ तक कि पीओके में बना रहा है, जो कि विवादित क्षेत्र है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके उनकी पॉलिसी है। उस पर तो पूरा वो क्या है, भारत का है। और चाइना इतना इस क्षेत्र में वो कर रहा है कि जो तिब्बत है, जैसे इस क्षेत्र का नेपाल का भी इधर, तो तिब्बत की राजधानी लहासा तक वो सड़क बना चुका है। बहुत दूर क्षेत्र माना जाता है, लेकिन बहुत अच्छी सड़कें बना चुका है, रेलवे लाइन बना चुका है। और चाइना पर मतलब विश्वास करने लायक नहीं है। वो समय समय क्या करता है, भारत को धोखा देता है। वो नेपाल के बॉर्डर तक अपनी जो संरचना होती है, सामरिक जो संरचना कहा जाए या सामरिक दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उन पर वो पकड़ बना चुका है। सामरिक दृष्टि क्या होता है, जैसे आ जाता है क्वेश्चन, सामरिक सुरक्षा हर चीज को लेके, इसमें सुरक्षा विकास जैसे आ जाए तो भारत नेपाल संबंधों की सामरिक दृष्टि से व्याख्या करिए। इसमें आप हर चीज को दिखाएंगे। लेख वो निकलता है तो आप लोग देखेंगे उसमें आता जो लिखे रहते हैं पेपर में, आप लोग पढ़ेंगे हिंदुस्तान में, दैनिक में या जनसत्ता में आता है जो बढ़िया लेख, उसमें जो होते हैं लिखा रहता है कि सामरिक मामलों के विशेषज्ञ। तो क्या करते हैं, वो सब इसी क्षेत्र के वो रहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो हर चीज को लेके जानकारी होती है उनके पास। तो चाइना जो है नेपाल पर उसकी नज़र बहुत देर से और किसी न किसी माध्यम से वो भारत के खिलाफ करता रहता है। अभी एक हम टॉपिक उसमें भी करेंगे कि नेपाल में चाइना की मौजूदगी और भारत पर प्रभाव लास्ट। इतना हो गया, ठीक, इंट्रोडक्शन टाइप तो हो गया इसमें ना, आप लोगों को पूरी जानकारी हो गई। इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नोट कराएंगे फिर टाइम भी लगेगा। ठीक, क्या नोट कराएं बताइए। 47 तक भर्ती होती है जवानों की। हाँ, इसमें और थोड़ा सा ब्रिटिश सेना के लिए नेपाल में गोरखा नौजवानों की भर्ती 1947 हाँ, थोड़ा और आगे दो लाइन और। चीन में सन 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वह तिब्बत पर अपना वर्चस्व या अधिकार स्थापित करेगा। वो तिब्बत पर अपना वर्चस्व या अधिकार स्थापित करेगा। जिससे चीन नेपाल की सीमा को स्पर्श करने लगेगा। चीन नेपाल की सीमा को स्पर्श करने लगेगा। जैसे बीच में तिब्बत था, तो बीच में तिब्बत रहता तो नेपाल से कोई उसका संबंध ही नहीं था, लेकिन क्या किया,
उसकी उसको अधिग्रहण कर लिया। क्रांति जो साम्यवादी क्रांति थी वो सफल हो गई। वहाँ वो एक तरह से वो साम्यवादी लोकतंत्र ही नहीं है अब चीन में। अब जैसे चाहता है वो चुनाव सब होता है लेकिन एक दलीय व्यवस्था टाइप है। अब जो चाहते हैं वो तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और भारत के पास भी आ गया, नेपाल के पास भी हो गया। तो हमारा पड़ोसी हमसे बहुत मजबूत रहेगा, क्या करेगा? मजबूत रहे अगर अच्छे विचारों में आए तो ठीक है, लेकिन उसकी अगर साम्राज्यवादी सोच है, विस्तारवादी सोच है, तो उसका क्या रहेगा? हमको नुकसान होगा ना। यही रहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए। लेकिन भारत तो दूर था ही, कालांतर में बहुत पहले भारत तो ऐसे लोगों से दूर था, जबकि नारा दिया जाता है हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन चाइना ऐसा कोई काम करता नहीं कि हम उसको कह सकते हैं कि हमारा भाई। लेकिन अब जैसे पास आता है फिर जैसा उसका प्रतीक चिन्ह ड्रैगन उसी की तरह काम भी करता है। कहीं हमारे देश की भूमि को कब्जा लेगा, कभी सैनिकों से मारपीट करेगा, कभी ऐसी चीज भेज देगा भारत में जो बहुत सस्ती है, हमारे व्यापार को भी नुकसान करती है और हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान करती है। आज जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान है पूरे चाइना की मार्केट से भरे हुए सामानों से, छोटी छोटी हम भी उसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? कि हमको सस्ता मिलता है। इससे वो हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट कर रहा है ना, हमारी अर्थव्यवस्था पे चोट हो रही है। हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। ऐसा जो चीज़ हमारे यहाँ 10 रुपये की हमको मिल रही है, अगर वही चाइना की है तो 8 में मिलेगी। तो आदमी अपना क्षणिक लाभ देखता है, कोई रहेगा, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई, बड़े बड़े व्यापारी भी यही करते हैं, उससे लेंगे। तो चाइना जो हमको हर तरह से घेरने की कोशिश करता है, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, और हमारे नजदीक आता जा रहा है। और उसका स्थान कौन दे रहा है? उसका साथ कौन देता है? नेपाल तो खुल के देता नहीं, लेकिन चाइना जो है बार बार उसको कर लाता है। तो 1950 की संधि है, अभी हम उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे। उसी संधि में चाइना भारत हुआ है, तो चाइना के बार बार कराने के बाद बीच बीच में नेपाल में विरोध उठ जाएगा। जैसे अभी हाल ही में एक तगड़ा बड़ा मामला उठा, काली नदी पर उठा, इसको शारदा नदी भी कहते हैं। हाँ, ये सब चीज़ें तो पहले हमारे और चाइना के जो 1950 में संधि हुई थी तो उसमें सब ठीक से नहीं कैसे कैसे, लेकिन उसके बाद होती होती। जैसे आदमी होता है ना कि हम उस समय इतना नहीं जानते थे कि आप हमको कर लीजिए, हम इतने कमजोर थे। समझौता में माना जाता है कि दो लोगों में समान लोग हों, जैसे समान विचारधारा होता है समझौता हो, उसका आरोप क्या लगता है। और उस संधि में हुआ था, भारतीय प्रधानमंत्री साइन नहीं किए थे, नेपाल के प्रधानमंत्री साइन किए थे और भारतीय राजदूत ने साइन किया था। उसको लेके भी हम नेपाल चीन के बतलाने के बाद कहता है कि जो संधि हुई उस समकक्ष लोगों ने साइन नहीं किया। चलिए इतना हो गया ना, कहाँ तक हुआ? चीन नेपाल की सीमा स्पर्श करने लगेगा। हाँ, करने लगेगा। एक लाइन और नोट कर लीजिए, फिर हम एक लाइन नोट करिए। चीन में साम्यवादियों के सत्ता में आ जाने के बाद, चीन में साम्यवादियों को सत्ता में आ जाने के बाद अमेरिका नेपाल के मामलों में दिलचस्पी लेने लगेगा। दिलचस्पी का मतलब कि ध्यान देने लगेगा नेपाल के मामलों में। दिलचस्पी लेने लगेगा। उत्तर में भारत की सुरक्षा,
नेपाल की सुरक्षा से जुड़ी है। उत्तर में भारत की सुरक्षा नेपाल की सुरक्षा से जुड़ी है। हो गया? ये हो गया इसका बैकग्राउंड कि मतलब क्लास से लेके अब तक क्या है। अब नेपाल के और भारत के संबंध को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला 1947 से लेके 62 तक, मतलब अब पढ़ते समय उसको अपने हिसाब से भी हम बांट सकते हैं। जैसे आपको जो 62 किस लिए बांट रहे हैं कि 62 में भारत चाइना युद्ध हुआ, तो उसके बाद बहुत सी चीजें बदली हैं। अगर ऐसे भी हम बांट सकते हैं कि जब अंग्रेज आए 18 से 14 से पहले का एक हो गया कि हमारा धार्मिक सांस्कृतिक उसे संबंध था, जैसे इसका करने लगे तो 1814 में क्या हुआ था, 15 हुआ था ना सुगौली संधि, 14 से 16 तक युद्ध हुआ, 15 में सुगौली की संधि हुई और 18 से 14 से 16 तक अमेरिका आंग्ल और नेपाल युद्ध हुआ। उधर से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सुविधा के अनुसार किसी तरह बांट सकते हैं। या इसके पहले की चीजें कर ले हम लोग जो सांस्कृतिक धार्मिक जुड़ी है, रामायण गौतम बुद्ध जी से सब लेते हुए। फिर इसके बाद देख लें हम जब आजाद हुए, कब आजाद हुए हम? 1947 से। अपनी सुविधा अनुसार बांट सकते हैं। जैसे अब इसको हम 1947 से 62 तक देख लें कि चाइना का जब युद्ध हुआ, फिर 62 से 1962 से एक संधि हुई थी 77 तक, 77 हुई संधि, इसको देख लें। या 62 के बाद अब तक देख लें। फिर इधर जैसे कल बांट रहे थे हम कि यूपीए शासनकाल, और फिर इधर 2014 से एनडीए शासनकाल मोदी डाल, लास्ट में इसी में सब आ जाएगा 62 से लेके मोदी युग तक। फिर 2014 के बाद जैसे इस समय कहीं लिखेंगे तो आप जो चीजें जो चेंज हुई हैं कब तक चला चेंज हुई? 2014 के बाद से हम कर लें कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, क्योंकि मोदी जी भारत में माना जाता है कि ऐसी पर्सनालिटी हैं कि इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई उस तरह का प्रधानमंत्री रहा सामरिक दृष्टि से और जगह से किया तो कौन थे? मोदी जी। इसके पहले बस 71 तक इंदिरा गांधी 71 की लड़ाई में ज़्यादा हो गई थी ना, जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई उसी समय बांग्लादेश बन गया, वो बहुत ज़्यादा तेजी से बनी। फिर उनके बाद देखिए जब आदमी के पास ज़्यादा शक्ति आती है तो उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती है। उन्होंने उसके बीच में उसके बाद आपातकाल भी लगा, चुनाव भी हारी, स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी। एक समाजवादी नेता थे राजनारायण जी, उनसे स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। अब कई मुद्दों को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेती थी, इसी को लेके उसमें आतंकवाद की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती, खालिस्तान की मांग चलती थी उस समय। तो सिख समुदाय जो है, जैसे पाकिस्तान है, मुस्लिम समुदाय मांग किया किसकी? पाकिस्तान की। तो सिख समुदाय किसकी मांग करता था? जो पंजाब वाला पूरा एरिया, यहाँ खालिस्तान बने। उस समय वो जो आंदोलन था बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसको कुचलने के लिए, उसको दबाने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया, उसी को लेकर इनकी हत्या भी हुई उसी। फिर उसके बाद मोदी जी का डॉक्ट्रिन आता, इसमें सरकारें कई आई गई। जिन कुमार गुजराल आए, जिन गुजराल डॉक्ट्रिन लाए, जो गौड़ा जी आए, पीवी नरसिम्हा राव रहे, लेकिन विदेश नीति जो एक शिफ्ट पे चल रही थी चलती गई। फिर 10 सालों तक जब मनमोहन सिंह रहे यूपीए गवर्नमेंट में, उस समय जब अमेरिका से समझौता हुआ, उससे चीज़ें बहुत चेंज हुई। फिर 2014 में मोदी जी के आने के बाद न्यू डॉक्ट्रिन आई कि हम पहले अपने राष्ट्रवाद की धारणा को लेकर चलें, और जो हमारे मित्र थे उनको तो हम रखेंगे ही साथ, नए लोगों को ही जोड़ेंगे।
जैसे लुक ईस्ट की आई थी, लुक बेस्ट पॉलिसी उसी में आई थी, उसी में लिंक करके आई थी, लिंक बेस्ट करके इन लोगों को जुड़े भी। जिन देशों से हमारी कभी कई देशों में जहाँ दूतावास नहीं था वहाँ दूतावास खुले गए, यहाँ की यात्रा नहीं होती थी वहाँ की यात्राएँ हुई, यहाँ के राष्ट्रपति गए, छोटे छोटे देशों से। जैसे खासकर कुछ में मलेशिया, मॉरिशस, पापुआ न्यू गिनी, ये सब छोटे छोटे देश हैं, लेकिन ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण देश है। जनसंख्या इनकी क्या है, बहुत कम है, लेकिन एक समुद्र में बसे होने के बाद मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, क्या हुआ, एक सिंगापुर हुआ, इनकी जो स्थिति है आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। सिंगापुर बहुत छोटा देश है, लेकिन चारों तरफ से घिरा इतना विकसित देश है। मलेशिया है, मलेशिया से भारत का संबंध भी बहुत पुराना है, उसी पॉलिसी में करेंगे। तो हम यहाँ नेपाल को देख रहे हैं कि इसको कितने पार्ट में हम करके देख सकते हैं। पहला इसमें है भारत नेपाल संबंध 47 से 62। इस पीरियड में क्या हुआ था, भारत नोट कर लीजिए, इस पीरियड में एक संधि में हुई स्वतंत्रता के बाद भारत और नेपाल के बीच में, जो 17 मार्च 1950 को, लिखना है नहीं बता रहे हैं फिर नोट कराएंगे, एक संधि हुई 1950 में भारत और नेपाल के बीच, जिसपे जो बताया जाए कि इसमें बहुत चीजें वो की गई। आज भी ये संधि पे भारत नेपाल काम होता है, किसी को नेपाल विरोध भी दर्ज कराता है। इस संधि में यहाँ तक कहा गया कि जो नेपाल का व्यापार होगा किसके माध्यम से होगा, भारत के माध्यम से होगा, और जो कहीं से चीज आएंगे वो भी भारत के माध्यम से आएंगे। इस संधि में तो उस समय साइन कर दिया, लेकिन बीच बीच में जैसे उसको पता लगता है कि वो चीजें आ रही है कि भारत से अगर कहीं विवाद होता है तो भारत उसका ये होता है कि रोक दिया ट्रकों को, सामानों को, जब रोक देता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अभी कोरोना काल में भारत ने बहुत ज़्यादा उसकी सहायता की, उसको जो कोरोना की दवाइयाँ आती थी फ्री तक दिया, लेकिन नेपाल के जो इस वर्तमान प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, इनकी जो विचारधारा कैसी होती जा रही, साम्यवादी, ये चीन के प्रभाव में ज़्यादा है। और भारत यहाँ तक करता है कि अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको, अभी भूकंप आया था नेपाल में, उसमें बहुत ज़्यादा बिना मांगे सहायता किया। भारतीय सेना से राहत दल गए, और ऐसे जो यहाँ पे NGO हैं, बहुत से NGO हैं, संस्थाएं हैं जो अपना गैर सरकारी हैं, वो सब बना के कहीं नेपाल के लोगों के लिए सहायता की, वहाँ हेल्प की, चिकित्सा की, अन्य चीज़ों की। और कोरोना काल में भारत में स्थिति थी, आप लोग देखे होंगे भारत में बहुत लोग मरे, फिर भी पैरासीटामॉल और जितनी दवाइयाँ थी भारत ने नेपाल को भिजवाई। उसके बाद ये जवाब क्या दे रहे हैं ओली जी, कहें कि भारत जो है नेपाल में कोरोना फैला रहा है। जैसे भारत नेपाल का बॉर्डर खुला रहता है ना, अभी बीच में बंद कर दिया गया था कोरोना काल में, कोविड काल में होता था आना जाना आदान प्रदान, लेकिन बहुत ज़्यादा जांच को बढ़ा दिया गया, अन्य चीज़ों को करके, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें फिर सामान्य हुई। नेपाल जो है 1950 के समझौते का पालन तो करता है, लेकिन समय समय पर उसका विरोध करता है। इसी से हम जो हैं दबे हुए हैं। 1950 का समझौता हुआ, इससे हम दबे हुए हैं। और नेपाल में इसके बाद संविधान भी बना। संविधान फिर वहाँ का संविधान कब बना था? 15 में। क्या करूँ? नेपाल का 2015 हाँ वही करें, उसका सब संविधान बना। उसमें भी संविधान बनाने में भी लेके वही मधेसी वाला विवाद आया। तो इस समझौते का
बाद जैसे इस पीरियड की बात कर रहे हैं 1947 से 62 में मुख्य चीज क्या थी 1950 की संधि और यही संधि भारत नेपाल के संबंधों के आधार या तो इसको चेंज किया जाए, इसमें परिवर्तन किया जाए। नेपाल हमेशा इसकी क्या करता है, मांग करता है कि जो हमारे व्यापारी वो हैं आपके यहाँ से होके आते हैं इसको वो किया जाए। उसको कहीं न कहीं चीज करता है कि हम आपकी जरूरतें पूरा करेंगे, जो भी चीज़ है हम आपको देंगे। लेकिन भारत से ऐसा होगा तो भारत अपने पड़ोसी देश को वो देगा जहाँ पे उसकी बहुत अच्छे संबंध है और हर तरह से उसके संबंध है, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। हमको नेपाल से देखिए बहुत ये माना जाता है कि नेपाली लोग ईमानदार भी होते हैं। अगर ईमानदार न रहते तो उनके अपनी सेना में क्यों रखते हैं? इससे सेना तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना। देखिए सेना में यहाँ पर सेना का कैंटोनमेंट वो एरिया होता है तो हम लोग नहीं घुस पाते हैं कि नागरिक हैं, जा पाते हैं बिना काम के नहीं जा पाते हैं। लेकिन वहाँ दूसरे देशों को बताइए, दूसरे देश के नागरिक को वहाँ अधिकारी बन रहा है, वहाँ कर्मचारी काम कर रहा है। यहाँ बड़े बड़े होटल हैं, देखेंगे गोरखा लोग जो होते हैं, थापा लोग, वो चौकीदार हैं, वहाँ के सब काम देख रहे हैं। वो उसको अपना ही देश समझते हैं, भारत को भी। लेकिन बीच में कौन करता है? चाइना। उसकी जो दृष्टि रहती है हमेशा पड़ोसियों की जमीन हड़पने की रहती है। उसकी सामरिक साम्राज्यवादी या विस्तारवादी जिसको कहें, यही नहीं है। चाइना संबंध हम लोग पढ़ेंगे, चाइना का अपने किसी पड़ोसी से नहीं बनती। अमेरिका अरे तो बहुत दूर है, उससे बहुत दूर है का। पाकिस्तान और नेपाल तो उसके लिए इसलिए वो उनसे थोड़ा सा कर सकता है, निवेश करता है वहाँ। इन लोगों को भारत को दबाना है, इन लोगों के माध्यम से उसको कहाँ स्थान मिल रहा है भारत के लिए। ये श्रीलंका अरे यहाँ नीचे है, उसको बहुत ऐसे हो गया, श्रीलंका तो यहाँ है ना। अब चाइना किसी उसके पड़ोसी से नहीं बनती, लेकिन वो भारत को घेरने के लिए चाइना का पूरा एरिया है ना, इधर जापान हो चाहे चाइना, अभी पढ़ेंगे हम लोग, खुद घिरा उसकी जापान से भी है, वियतनाम से भी है, ताइवान से भी है, हर जगह से उसकी। जब कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति भी है, बहुत पावरफुल, लेकिन हर छोटे छोटे व्यक्ति से लड़ेगा तो उसकी पावर तो कम होगी ना, कितना लड़ पाएगा। एक व्यक्ति से एक पावरफुल व्यक्ति लड़े तो ठीक है कि लड़ ले, लेकिन एक पावरफुल व्यक्ति 10 व्यक्तियों से लड़ेगा तो उसका तो जो भी होगा समय पर वो बटेगा ना। उसका क्या है, चाइना किसी विस्तारवादी नीति के कारण वो कमजोर होता जा रहा है, यहाँ तक कि वो एकदम तानाशाही कर लिया है। वहाँ लोकतंत्र नहीं है, दिखावे मात्र का लोकतंत्र। और भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी देखा जाए तो चाइना, और मोहरा किसको बनाता है? नेपाल को, पाकिस्तान को। तो नेपाल पर उसकी बहुत ज़्यादा नजर गड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ से भारत और नेपाल की जो सीमा है वो लगी हुई है, वहाँ कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं। जगह जगह चेक पोस्ट तो बने, लेकिन अवैध तस्करी हो या अन्य कोई चीज़ हो उसी रास्ते से आ सकती है। इसमें नोट करिए थोड़ा सा संधि का बस। हेडिंग भारत नेपाल संबंध 1947 से 62। हाँ, इसमें 2 लाइन नोट कर लीजिए, तब संधि को नोट करा दीजिए। नोट करिए, भारत नेपाल संबंध साम्राज्यवादी न होते हुए, भारत नेपाल संबंध साम्राज्यवादी न होते हुए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
हो गया, आगे कुछ करिए। भारत नेपाल की अनदेखी नहीं कर सकता। भारत नेपाल की अनदेखी नहीं कर सकता। क्योंकि चीन का तिब्बत में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि चीन का तिब्बत में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आगे यह साम्यवादी राष्ट्र, ये चीन के बाद हो रही है बात, यह साम्यवादी राष्ट्र नेपाल के नज़दीक आ जाएगा, या सीमाएं नेपाल के नज़दीक आ जाएगा। जिससे अमेरिका भी नेपाल की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगेगा। अमेरिका भी नेपाल की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगेगा। इस कारण नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का टकराव हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का टकराव हो सकता है। जिससे नेपाल शीत युद्ध का क्षेत्र बन जाएगा। जिससे नेपाल शीत युद्ध का क्षेत्र बन जाएगा। इससे नेपाल शीत युद्ध का क्षेत्र बन जाएगा। अतः भारत सरकार नेपाल से अपनी सामरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिति मजबूत करने की नीति अपनाई। हो गया? सुन रहा है क्या? देखिए इससे क्या हो रहा है। नेपाल चाइना का अगर नेपाल में प्रभाव पड़ेगा तो अमेरिका के क्या से आ जाएगी बात, क्योंकि अमेरिका और चाइना इस समय दोनों बहुत बड़े प्रतिद्वंदी, भले बहुत दूर दूर हैं, लेकिन हर क्षेत्र में दोनों में क्या है, प्रतिद्वंदिता। यूएसआर का विघटन होने से चाइना उसका स्थान लेना चाहना एक तरह से इसे। और हर चीज में आप लोग देखेंगे ओलंपिक खेलों में कई बार तो चाइना अमेरिका को पछाड़ दे रहा है। चाहे किसी चीज में, हर चीज को उत्पादन में देखेंगे अधिकतर चाइना अमेरिका। अमेरिका का कि चाइना को किसी तरह हमको कंट्रोल करना है, और वो कहाँ से कर सकता है। भारत की ऐसी विदेश नीति रही है कि वो अपने को दूसरे के लिए यूज होने नहीं देता है। तो नेपाल में है स्थिति। अगर चीन नेपाल में कुछ करता है तो नेपाल में अमेरिका का भी दखल बढ़ेगा।
चीन का दखल अगर नेपाल में बढ़ रहा है जैसे यहाँ पे, तो इससे टकराव किससे है? अमेरिका से। अमेरिका भी, और इधर क्या है? इंडिया है। और दोनों देश नेपाल को अपना एक क्षेत्र ऐसा बन जाए कि वहां लड़ रहे हैं, उनको तो अपनी भूमि है नहीं। एक डर किसका है कि यह शीत युद्ध का क्षेत्र बन सकता है। अगर इनका यहाँ चाइना का दखल बढ़ेगा नेपाल में, कैसे डर बन रहा है? शीत युद्ध का। जैसे अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में रूस और अमेरिका, जमीन वहाँ देश किसका है? अफगानिस्तान का। लड़ाई उन दोनों की हो रही है, शीत युद्ध, अपना दोनों अपनी रोटी सेक रहे हैं। यही चीज अगर चाइना का दखल बढ़ेगा नेपाल में, तो अमेरिका से भी, तो अमेरिका रुचि लेगा वहाँ पे। और यह चीज नेपाल के लिए अच्छी नहीं है। नेपाल की अच्छी नहीं है तो भारत के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत उसका पड़ोसी है और नेपाल के माध्यम से अवैध गतिविधियां और चीजें हमारी सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए खतरा है। बात क्लियर हो रही है? अब वो संधि एक नोट कर लीजिए इसको। एक जो संधि हुई थी बताया था, भारत नेपाल संधि 1950, जिसमें प्रावधान किए गए थे कि भारत के माध्यम से ही उसके व्यापार होंगे। तो इसमें छोटी छोटी चीजें नोट करा दे रहे हैं, ठीक। भारत नेपाल मैत्री संधि 1950। में एक संधि हुई थी भारत और नेपाल की, जिसमें पड़ोसी राज्य के बारे में केवल कि व्यापार उसका होगा, भारत के माध्यम से होगा, अन्य चीजें होंगी, और इसका जो विदेश नीति रहेगी कैसे रहेगी? भारत के ख्याल। इसी को लेकर तो नेपाल करता है हमेशा विरोध। इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन एक एक दो पॉइंट हम नोट करा देते हैं। एक नोट कर लीजिए, फिर पॉइंट पॉइंट। ये मेन संधि है क्या? मेन संधि में क्या था कि व्यापार का था, कि व्यापार होगा तो भारत के माध्यम से होगा। इसको लेके नेपाल बहुत विरोध कराता है हमेशा। नोट करिए, भारत और नेपाल के बीच 31 जुलाई 1950 को 31 जुलाई 1950 को जुलाई 1950 को शांति की संधि, शांति और मित्रता भी लिख सकते हैं, या शांति की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। शांति की संधि पर हस्ताक्षर किया गया कि दोनों देशों के बीच पीसफुल बना रहे। देखिए इसका मूल चीज क्या है? इसका मूल था कि भारत पर कोई देश आक्रमण करेगा, ये माना जाएगा कि नेपाल भी उस देश से संबंध नहीं रखेगा, और भारत नेपाल को कोई को करेगा तो भारत में। जैसे नाटो का क्या है? नाटो जो है सैनिक एक का सबके लिए, एक किसी पर हमला किया जाए तो इसका मूल यही है। नोट करिए इसको, हस्ताक्षर किया गया। यूक्रेन को बचाने नहीं गए। हाँ? यूक्रेन को बचाने कहाँ वो ना बचाने नहीं का बना है। मोटो है जो अंतरराष्ट्रीय संधियां फिर बताते हैं, वो तो संधियों को है अब मान्य बनाने की बात है। इसको हालैंड क्या कहता है हमेशा बार बार, ये अंतरराष्ट्रीय कानून जो है कैसा कानून है? वाशिंग पॉइंट है, मतलब लुप्त प्राय विधि है। कैसे नहीं हो रहा है? ऐड कर दीजिए।
जो आप कहे कि वो बचाने नहीं गया, जी सर वही तो। लेकिन उसमें अगर कोई नहीं जाता है तो उसमें बहुत किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। वो नाटो पहले की तरह नहीं गया संगठन। लेकिन यह जो होता है कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय संधि होती मान्य मनाने के बावजूद इसको कहा जाता है, जब इसमें परिभाषा आप लोग पढ़ेंगे, कई राइटर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है सब राष्ट्रों का। सब का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे हम कहें सब बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं या बात मानते हैं, यही बात है। कई राइटर जो है वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि या अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है सब राष्ट्रों को मानने का नियम है। उसको जो सब है मानेंगे, जो सब है नहीं मानेंगे। उत्तर कोरिया क्या कर रहा है? सब है वो बार बार वो। पाकिस्तान कैसा कर रहा है? इस समय बांग्लादेश का व्यवहार क्या है? सभ्यता का व्यवहार है इसी चीज को है कि उसमें जो आप पढ़ेंगे उस चीज को, इसमें कहा जाता है कि सब राष्ट्रों का होगा। सब राष्ट्र रहेंगे तब ना मानेंगे। दो व्यक्तियों में कोई समझौता हो गया, वो व्यक्ति अगर सब है तो समझौते को मानेंगे। मान लीजिए गांव घर में ही बात है, ये बात है, एक सीमा बना दी गई कि आप नहीं। एक व्यक्ति है बार बार उसका वो करेगा, बार बार उल्लंघन दे रहा है, कुछ नहीं हुआ तो कूड़ा उठा कर फेंक देगा। जैसे एक उदाहरण दे रहे, पाकिस्तान क्या करता है, उत्तर कोरिया क्या करती है। इस समय बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम को, बांग्लादेश को जन्म देने वाला एक तरह से कहिए भारत। और उसको हर तरह से वहाँ का राष्ट्रीय गान कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत बांग्ला संस्कृति जो है बंगालियों को खासकर इतनी मिली जुली है, लेकिन ये सब क्या है? सभ्यता को नहीं। इसीलिए कहा जाता है, जो आपने कहा कि यूक्रेन का हो कोई नहीं किया, कोई उसमें वो नहीं कर सकता। करना चाहिए, नहीं कर रहा है क्या करें? उसका तो रूल है। अब यहाँ भी रूल है कि आप लोगों जैसे पढ़ाई लिखाई में सभी बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना है तो एक राइटर है हालैंड, एक सेकेंड आप करिएगा क्या मैं बता रहा वही सर। हाँ तो वो नोट कर लीजिए तब शुरू करने की। 35 किया गया। हस्ताक्षर किया गया। इसमें नोट करिए, इस संधि में यह प्रावधान किया गया, इस संधि में यह प्रावधान किया गया कि दोनों में से कोई भी देश, दोनों में से कोई भी देश किसी विदेशी आक्रमण या उसकी सुरक्षा के लिए उत्पन्न संकट को बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्पन्न संकट को बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए मेन चीज क्या हुई कि दोनों देश, इसमें मूल चीज क्या था? विदेशी आक्रमण। किसी विदेशी आक्रमण अगर भारत पर कोई करता है तो उस पर नेपाल नहीं करेगा, विरोध करेगा, और भारत नेपाल में कोई करता है तो भारत। यह इस संधि का मूल हो। इसका कई पॉइंट होता है, लेकिन इसका मेन क्या था? एक दूसरे के नाटो का भी तो यही था, उसमें कई हैं। अगर वो नहीं मानता है, बार बार पाकिस्तान से होता है, भारत से, तो नेपाल क्या करे? वो अपनी वो करे कि पाकिस्तान के सामने क्या कहेगा? ये तो 1950 में हुआ, उसके बाद कई बार लड़ाई हुई ना। 1962 में चाइना से, 1971 में पाकिस्तान से, लेकिन नेपाल ने कोई वो नहीं किया। नेपाल की तरफ से न सैनिक आए, न नेपाल ने बहुत प्रतिरोध किया। भले वहाँ के लोगों को हमारे सेना में गोरखा लोगों को, डोगरा लोगों को शामिल किया जाता है, वो तो ठीक है, वो उसकी दृष्टि से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन नेपाल तटस्थ रहा। दोनों
लड़ाइयों में क्या रहा? तटस्थ रहा। आतंकवादी घटनाएं तक होती है तो आतंकवादी कहाँ से आते हैं? नेपाल से आते हैं। तो इसके लिए भारत क्या करेगा? उनको कोई व्यक्ति तो है नहीं उनको सजा दिला दे या प्रतिबंध, अब प्रतिबंध वो लगाएगा तो उधर चाइना नजर गड़ाए बैठा है, तो इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान से कुछ हो, हम नेपाल से अपना संबंध अच्छा करेंगे। और किस लिए केवल अच्छा करेंगे कि भारत से प्रतिद्वंदिता हमको रखनी है, तो भारत को कंट्रोल में रखना है और कोई वो नहीं। चलिए आगे नोट 23 में इस संधि में और यह व्यवस्था की गई कि यह व्यवस्था की गई थी व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित जिन वस्तुओं की नेपाल को आवश्यकता होगी उनको उपलब्ध कराने के लिए भारत प्रतिबद्ध रहेगा या भारत उपलब्ध कराएगा। भारत उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। और ये भी तय हुआ इन वस्तुओं को नेपाल पहुंचाने के लिए उचित दरों पर यातायात के साधन मुहैया कराएगा। उचित दरों पर यातायात के साधन मुहैया कराएगा। सर एक क्वेश्चन था क्यों सर, मतलब जैसे कि अगर राष्ट्र जैसे कि भारत को देख लीजिए और अफ्रीकन कंट्री हो गया, गल्फ कंट्री में पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, हर जगह लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जो नेपाल में कभी मतलब बाहरी जो आक्रमण है वो मतलब नहीं, इधर विगत वर्षों में नहीं सुनाई दिया, मतलब तकरीबन 40-30 तो आप शुरू में ही नहीं थे, तो बताया ना नेपाल को तो कभी ऐसा गुलाम भी नहीं रहा है ना, वहाँ लड़ाई हुई। एकमात्र उसकी लड़ाई हुई थी कौन सा? आंग्ल और नेपाल की 1814 में, वो भी जब वो एक तरह से भारत का हिस्सा, तब भौगोलिक संधि, क्योंकि उसके पास दो ही देश बच रहे हैं, एक भारत एक चाइना। नेपाल के सीमावर्ती कौन सा देश है? भारत और चाइना। इन देशों से लड़ाई होगी तो होगी, वो इतना छोटा देश है, कैसे लड़ाई करे? जैसे कि उनके पे कब्जा कर लें। ताइवान भी छोटा है सर, ताइवान छोटा है, लेकिन करते हैं जैसे उसकी सामरिक दृष्टि और संबंध खराब हुए तो वो हो गया। अब भारत क्या करता है? भारत देखिए कि बार बार यही चीज़ आप पढ़ रहे हैं, देखिए इस चीज़ को पढ़िए, इसमें भारत को जिम्मेदारी एक तरह से दी जा रही है कि भारत उसको सामान मुहैया कराएगा, वो कराएगा। तो भारत अगर करना चाहे तो करे, लेकिन उतना छोटा देश है, छोटे छोटे देशों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। ताइवान चाइना से लड़ा था जी सर, ये कोई क्यूबा अमेरिका की लड़ाई होती रहती है। तब संबंध जैसे है इस तरह से, अब भारत से तो उसका इतना अच्छा संबंध रहा है, केवल लोगों को बतलाने के कि भारत से, जो बता रहे थे सांस्कृति धार्मिक दृष्टि से पहले से रहा है। वहाँ के लोगों के हमारे सेना में वो होती है इंट्री, यहाँ तक कि खुली ओपन वो है, बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है ना। तो कैसे करा कि कोई ज़बरदस्ती लड़ना चाहे तो बात दूसरी, हम लोग उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं लड़ने का। उसको जब जरूरत पड़ती है तो भारत अपनी सहायता करता। भूकंप आया, यहाँ से इतनी सहायता दे दी कि भारत अपने लोगों को काम न कर पाता जितना वहाँ करता है।
तो सर चाइना से भी कोई संधि है नेपाल की? चाइना से आवश्यक संधि नहीं है, लेकिन इस समय अभी चाइना का ही वो कर रहा है। अब तो चाइना जो है अभी के पी शर्मा पुलिस जब से बने एक और हुआ है, इस संधि का हमेशा विरोध करता है और चाइना पीछे से उसको सपोर्ट करता है। इसको नोट करिए, इसमें और चीजें हैं तो पता लगेगा। काम क्या करा रहे हैं? यातायात के साधन उपलब्ध उपलब्ध कराए। कराएगा। भारत नेपाल की अर्थव्यवस्था सुधारना चाहता है। भारत नेपाल की अर्थव्यवस्था सुधारना चाहता था, अतः भारत ने नेपाल को अपने सभी प्रदेशों से आयात निर्यात की सुविधा प्रदान की। आयात निर्यात की सुविधा प्रदान की। देखिए, उसकी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए भारत ने सभी प्रदेशों को भी कर दिया। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी चाहे तो उससे वो कर सकती है। इसकी स्थिति देखिए एकदम उस तरह की नहीं है, इससे अच्छा घनिष्ठ संबंध हमारा किसी से नहीं है। हो गया? और आगे नोट करिए, नेपाली सेना के गठन और प्रशिक्षण के लिए काठमांडू में एक भारतीय सैनिक मिशन की स्थापना किया गया। नेपाली सेना के गठन के लिए गठन और प्रशिक्षण दोनों, गठन और प्रशिक्षण के लिए काठमांडू में एक भारतीय सैनिक मिशन स्थापित किया गया। देखिए, इसी संधि में सब हो रहा है। इस संधि से देख रहे हैं कि भारत अपने लिए तो खुद उनको प्रशिक्षण देगा, सब कुछ करने के तैयार है। चलिए अब इसका नेक्स्ट आगे देखते हैं ना, कितना हो गया। इसमें 2-3 चीजें और हैं कि जैसे कोई भी निर्यात भी होगा तो भारत के रूप से होगा, और पॉइंट वाइज नोट कराएंगे। जब देखिए इसमें इस संधि में देखिए हर चीज को भारत करने को तैयार है। भारत तो हर चीज करने को तैयार है जब, तो उसके बावजूद भी दिक्कतें होती हैं। इसी संधि का इस समय नेपाल विरोध करता है कई वर्षों से कि भारत ने अपने प्रभाव क्षेत्र में जाके हमसे संधि पर साइन करा लिया। आज से 50 साल पहले नेपाल क्या स्थिति रही होगी? वहाँ पे आंतरिक विद्रोह बहुत हुआ। और भारत की आज से 50 साल, भारत तो 50 साल पहले भी नेपाल से बहुत मजबूत था। 1950 में 70 साल पहले, आज भी है। आज से 50 साल बाद फिर होगा। लेकिन भारत क्या करता है? उसको हर चीज में अर्थव्यवस्था से लेके सैनिक तक देने का वो करता है। इस संधि के और प्रावधान है, आगे हम बताएंगे। ठीक, आप कर दीजिएगा, आप है